देव और राज दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। लगभग 11 के करीब राज देव को फ़ोन करता है। इतनी रात राज का फ़ोन देखकर देव परेशान होते हुए कहता है, राज सब ठीक तो है? राज कहता है, हाँ सब ठीक है। यह बता क्या कर रहा है तू? देव हंसता हुआ कहता है, हुआ क्या है तुझे जो या बेतुका सवाल पूछ रहा है? दिन का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? राज शांत स्वर में कहता है, मुझे मिलना है तुझसे, आधे घंटे में पुरानी चौकी पर मिल। देव गंभीर होकर कहता है, क्या हुआ राज? राज बीच में ही कहता है, मैं निकल रहा हूँ, मिलकर बात करते हैं। वैसे तो तुझे आज घर जाने की तो जल्दी नहीं होगी क्योंकि सेजल तो अपने मायके में है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, चल ठीक है, मैं सीधा चार्ज हैंडओवर करके निकलता हूँ। दोनों अपनी ड्यूटी चार्ज हैंडओवर करके अपने ठिकाने पर निकल जाते हैं। राज वहाँ पहले से ही बैठा था। देव गाड़ी खड़ी कर सीधा जाकर उसके पास बैठ जाता है और उसे देखकर कहता है, ऐसा क्या बात है जो तूने मुझे इस तरह से बुलाया? राज उसको देखकर कहता है, क्यों पहले जब तुझे बुलाया तब तो तूने कोई सवाल नहीं पूछा। फिर आज देव उसकी पीठ पर हाथ से मारते हुए कहता है, देख सुधर जा तू, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, जल्दी बता। राज उदासी से कहता है, देव यार अन्नू का फ़ोन नहीं लग रहा, अभी भी सेम आंसर। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया यार? देव उसको देखकर कहता है, राज आज ही शीतल से तेरा रिश्ता पक्का हुआ है और तू अभी भी अनीता के बारे में। राज मंद स्वर में कहता है, देव यार एक आखिरी बार शादी से पहले उससे मिलना चाहता हूँ, यकीन कर, मेरा उसके बाद कभी नहीं। मेरा प्यार है यार, कहीं वह किसी मुसीबत में और उसे भी हेल्प की ज़रूरत है और मैं यहाँ शादी मतलब। देव परेशान होकर कहता है, कैसे करें बता, तेरे पास उसका कोई एड्रेस फ़ोन कुछ नहीं। मैं तुझे पहले भी कहा था, तू अच्छे से सोच समझ कर फैसला लेना। राज कहता है, मैं शादी से मना नहीं कर रहा हूँ, मैं शादी कर तो रहा हूँ, लेकिन एक आखिरी बार उससे मिलकर उसे सच सच बताना चाहता हूँ। उसका हक है देव। देव शांत स्वर में कहता है, मानता हूँ राज, उसका हक है, लेकिन हम क्या करें? उसने तो अपने तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, तो हम कैसे करें? ये तो मुझ पर भरोसा करता है तो जो मैं बोलूँ उसे ध्यान से सुन। राजदेव को देखकर कहता है, बोल क्या कहना चाहता है? देव कहता है, राज जब इस रिश्ते में आगे बढ़ गया है तो इसे पूरी ईमानदारी के साथ निभा। अनीता के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दे। देखा ना तूने, आज पूरे परिवार को बस सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अंकल के चेहरे की चमक, उषा की खुशी, इन सब को देख राज सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दे। जब तक तू अपने मन में यह सारी बातें नहीं निकाल पाएगा तब तक तू शीतल के साथ खुश नहीं रह पाएगा। तुम दोनों एक दूसरे से मिलकर आपस में एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। 2 महीने बहुत होते हैं यार, मेरी सगाई और शादी में तो कितना कम टाइम था, फिर भी मैं हर पल सेजल का साथ रहना पसंद करता था। और देख तू, अभी हमारी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इतना मजबूत बन गया है कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। मेरी बात मान, अभी सब कुछ अपने मन से निकाल दे और सिर्फ रिश्ते को टाइम दे। देव कहते हैं, छोटू तो बढ़िया मसालेदार चाय बेटा। छोटू कहता है, जी साहब अभी लाया। राज कहते हैं, मैंने वो सब किया था ना, आज जो घरवाले चाहते थे मैंने उसके साथ अकेले टाइम भी स्पेंड किया। देव मुस्कुरा कर कहता है, देखा मैंने उसके चेहरे की घबराहट जब वह तेरे सीने से लगी थी, बेचारी कितना सहम गई थी। खाना खाते वक्त भी तूने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो तो भाभी नहीं कहती तो तू शायद उसे अपनी मर्जी से नहीं खिलाता। इतने में ही छोटू दोनों को चाय पकड़ा कर चला जाता है। राज चाय का सिप लेते हुए कहता है, देव तू जानता है ना, यह सब मेरे लिए मुश्किल है, इतनी जल्दी। देव शांत स्वर में कहता है, जानता हूँ, कोई भी काम हम शुरू करते हैं वो पहली बार ही होता है यार, लेकिन उस लड़की के बारे में सोच, उसका क्या दोस्त? उसने तो अपने सपने में के बीच में तुझे चुना, सिर्फ इस उम्मीद पर कि तू एक पति होने के नाते उसका साथ हर पल निभाएगा।
हर लड़की के जैसे उसके भी तो सपने होंगे ना। वो भी अपने होने वाली पति के साथ शादी से पहले कुछ स्पेशल मोमेंट बिताना चाहती है। तूने और निशु ने मेरे और सेजल के लिए क्या नहीं किया। तो उसे एक बार आगे बढ़कर फ़ोन कर, फिर उसके चेहरे की खुशी देखना। थोड़ी सी पहल तो तुझे अपनी करनी होगी। मेरे कहने से कर। यह लड़कियां अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी कर जाती हैं यार। सब चीज़ें दिमाग से निकाल और अपनी शादी के रिचुअल्स को खुलकर एंजॉय कर। तू एक कदम आगे बढ़ा, फिर देखना उसके चेहरे पर सुकून और चमक होगी। राज वो बहुत सेंसिटिव है, कभी आगे होकर तुझे कुछ नहीं कहेगी, इसलिए कह रहा हूँ बार बार तुझे एक बार पहल कर। राज कहता है मुझसे नहीं होगा देव। देव गंभीर होकर कहता है इसका मतलब तो तूने सिर्फ अंकल की तबीयत की वजह से समझौता किया, या तो मम्मी पापा शीतल सभी के साथ गलत हो रहा है। मुझे इस बारे में उनसे बात करनी पड़ेगी। राज हैरानी से कहता है इसका क्या मतलब बात करनी पड़ेगी। देव गंभीर लहजे में कहता है राज, यह परिवार अपनी बच्ची तुझे सौंप रहा है सिर्फ तेरे भरोसे पर कि तू उसके लाडों का अच्छे से ध्यान रखे। सौर और पापा की जान है शीतल। राज कहते हैं तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा उसे मेरे घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। देव उसी तरह शांत होकर कहता है मुझे पता है उसे तकलीफ नहीं होगी, सब उसका ध्यान रखेंगे, सबकी पसंद है वाह, लेकिन उसे अपने पति का प्यार और साथ चाहिए। बोल देगा उसका साथ। राज खड़े होकर कहता है चल टाइम ज़्यादा हो गया है, आंटी वेट कर रही होंगी। देव उसके कंधे को पकड़ कर कहता है मेरी बात का जवाब नहीं दिया तूने। राज पीछे मुड़कर कहता है तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना, तो मैं हर मुश्किल पार कर लूँगा, बस तू मेरा साथ कभी मत छोड़ना। कोई गलत कदम भी काम भी हो जाए लेकिन तू मुझे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देव उसको खींचकर अपने गले से लगाकर गुस्सा होते हुए कहता है आज बोल दिया ना, आगे से बोला तो एक दूंगा कान के नीचे। मेरी साली की ज़िंदगी भी जुड़ गई है, तुझसे पता है ना, ज़्यादा सेंटी मत हो, तुझ पर सूट नहीं करता। उसके गले में हाथ डालकर कहता है एक बात पूछूं, सच सच बताना। दोनों बातें करते करते गाड़ी के पास आ जाते हैं। राज कहता है हाँ पूछ। देव मुस्कुरा कर कहते हैं शीतल के साथ बात की है, आज कैसा फील हुआ। राज हल्की मुस्कान से कहते हैं अच्छी है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती बहुत है। देव हंसते हुए कहते हैं सही है बेटा, तुझे वही ठिकाने लगाएगी, तेरी सारी एरोगेंस ही नहीं निकाल दी तो मुझे कहना। शरारत से कहते हैं वैसे जनाब ये ने आंखें तो देख ली, अब धीरे धीरे आगे बढ़, मैं पूरा साथ दूंगा तेरा। राज कहते हैं ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, चल गाड़ी स्टार्ट कर। दोनों हंसते हुए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। देव घर पहुंचता है, सीधा अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर आता है तो उसे खाली बेड देखकर सेजल की याद आ जाती है। 15 दिन से हर रात सेजल का साथ था, लेकिन आज बिना सेजल के कमरा काटने को दौड़ रहा था। काफ़ी देर तक करवटें बदलते रहने के बाद उसने अपना मोबाइल उठाया, टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। उसने मैसेज टाइप किया मिस यू जान, सुबह रेडी रहना, मैं लेने आ रहा हूँ। मैं बहुत सारे हार्ट और किस के इमोजी के साथ सेजल के नंबर पर सेंड कर दिया। अपने मोबाइल में काफ़ी देर तक अपने हनीमून की पिक देखते देखते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 9 बजे कृष्णा उसकी कॉफ़ी लेकर रूम में आई तो देखा उसका फ़ोन उसके पास में ही रखा है और वह सर्टलेस बेड पर उल्टा लेटा। कृष्णा ने कमरे के करंट हटाए और बेड पर बैठकर देव के बालों में हाथ घुमाकर बोली देव बच्चे उठो, 9 बज रहे हैं। देव के कानों में कृष्णा की आवाज़ पड़ते ही वह सीधा हुआ, सामने कृष्णा जी को देखकर कहता है मम्मा सच में 9 बज गए हैं, आज इतनी देर तक कैसे। कृष्णा जी मुस्कुरा कर कहती हैं लगता है मेरी बहू के बिना मेरे बच्चे को रात में नींद नहीं आई, इसलिए सुबह उठ नहीं पा रहा है। या देव कृष्णा की गोद में सर रखकर कहता है हाँ मम्मा,
आज इतने दिनों बाद अकेले रूम में अच्छा नहीं लगा। कृष्णा उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, जल्दी से कॉफ़ी पीकर फ्रेश हो जाओ और सेजल को ले आ। सुबह भाभी भी यही कह रही थी कि पूजा में खाली खाली लग रहा है। देव मुस्कुराते हुए फ़ोन चालू करता है तो फ़ोन स्क्रीन पर कल रात के फ़ोटो देखकर झट से बैक टच करता है कि कृष्णा की हंसी छूट जाती है। कृष्णा जी शरारत से कहती हैं, अरे मेरा बच्चा सेजल की फ़ोटो देखते देखते ही सो गया। शांत होकर कहती हैं, नहीं रह जाता ना अब उसके बिना। देव कहते हैं, हाँ मम्मा, 15 दिन में ही उसकी आदत हो गई। शरारत से हंसते हुए अब समझ आया कि पापा आपको नानी के घर क्यों नहीं छोड़ते थे। कृष्णा उसके कान पकड़कर कहती है, शैतान अपनी माँ की ही मज़े ले रहा है। चल जल्दी से कॉफ़ी पीकर आ नीचे, पापा और निशु को तुझसे बात करनी है। इतना कहकर उसके रूम से चली जाती हैं। देव मुस्कुराते हुए अपनी कॉफ़ी पीता है। इतने में ही सेजल का फ़ोन आ जाता है। सेजल का नंबर देखते ही उसके चेहरे की स्माइल और गहरी हो जाती है। वह फ़ोन उठाकर कहता है, गुड मॉर्निंग जान। सेजल गुस्से से कहती है, आप रात को 2 बजे तक क्यों जाग रहे थे देव? ऐसा क्या ज़रूरी काम हो रहा था जो आपको टाइम का भी ध्यान नहीं रहा? देव उसको बीच में रोककर कहता है, यार आप सुबह सुबह डांट क्यों रही हो? न कोई गुड मॉर्निंग, न कोई स्वीट किस, सीधा बेबी बनकर बच्चे की जान निकाल रहे हो। सेजल हंसते हुए कहती है, देव हम बीबी ही हैं आपकी। देव शरारत से कहते हैं, बीबी हो ना तो पहले जल्दी से अपनी मॉर्निंग किस दो, नहीं तो मैं सबके सामने आकर ले लूँगा। देव की बातों से सेजल का मुंह हैरानी से खुल जाता है और कहती है, देव आप कितने बेशर्म होते जा रहे हैं। सुबह सुबह ही हमारी सांसें अटका रहे हैं। देव उदास होकर कहता है, सांसें तो आपने कल से हमारी अटका दी है जान। अकेले अकेले रूम में नींद नहीं आई। कितना बेचैन रहा रात भर। आपकी फ़ोटो से काम चलाना पड़ा। अभी अभी सोकर उठा हूँ। मम्मा काफ़ी देकर गई है और आप सुबह सुबह ही डांट लगा रही हो। देव के बोलने से सेजल की आंखें नम हो जाती हैं और कहती है, देव हमें माफ़ कर दीजिए। 2 बजे तक का टाइमिंग देखकर हमें बेचैन हो गए। हमें आपकी टेंशन हो रही थी। कल का पूरा दिन आप पर काफ़ी वर्कलोड रहा, फिर आपकी ड्यूटी। सॉरी देव, हमें भी आपके बिना कुछ आगे से निकलना ही बंद हो गए। देव बेचैनी से कहते हैं, सेज प्लीज जान, मैं मजाक कर रहा था। आप बस 1 घंटा दीजिए, मैं अभी आता हूँ और आप रोएंगी नहीं। चलिए फ़ोन रखिए, मैं फ्रेश होकर निकलता हूँ। सेजल नम स्वर में कहती है, देव हम तो रेडी हैं, जल्दी आइए, लव यू। देव हल्की मुस्कान से कहता है, लव यू जान, बस 1 घंटे में पहुंच रहा हूं आपके पास। फ़ोन रख कर सीधा वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर नीचे आता है। दीवान जी निशांत के साथ हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। देव नीचे आकर दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है। दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, आज आपकी गुड मॉर्निंग 9 बजे हो रही है। क्या बात है, सेजल के बिना रूम में अकेले नींद नहीं आई? निशांत शरारत से कहते हैं, पापा एक रात में ही यह हाल है। देखिए चेहरा कितना मुरझा गया है भाई का। देव हल्की मुस्कान चेहरे पर लिए कहते हैं, पापा आप भी तो मम्मा को नानी के घर कहाँ जाने देते थे। आप मम्मा के बिना नहीं रह पाते थे तो फिर आपका बेटा आपकी बहू के बिना कैसे रहेगा? बेटा तो अपने बाप की कॉपी करेगा ना दीवान जी को साइड हक करके, और मैं तो 100% आपकी ही कॉपी करूँगा, क्योंकि आप और मम्मा मेरे आइडल हैं। मुझे अपना और सेजल का रिश्ता बिल्कुल आप जैसा परफेक्ट बनाना है। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा तुम्हारा और सेजल का रिश्ता तो हमसे भी बेहतर होगा। खुश रहो। बीवी को लेने जा रहे हो भाई, थोड़ा चेहरे पर चमक लाओ। यह देवदास समूह लेकर ससुराल में मत जाना, शरारत से कहते हैं। वैसे भी आज तो आपके पास टाइम ही टाइम है। रात की कसर दिन में ही निकाल लेना। सेजल को ले आओ, फिर पूरा दिन एंजॉय करना अपने सुकून के साथ। इतना कहकर निशांत को हाई फाई देते हैं।
अपने पापा की बात सुनकर देव के चेहरे की स्माइल और गहरी हो जाती है। निशांत कहते हैं, भाई नमन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। देव कहते हैं, हाँ निशु बताओ। निशांत गंभीर होकर कहता है, भाई अनीता नाम की कोई स्टूडेंट पीजी के दोनों ईयर में नहीं है। सभी स्टूडेंट यही अजमेर के हैं। अल अलवर का एक भी स्टूडेंट पूरे कॉलेज में नहीं है। निशांत की बातों से ही देव हैरान होकर दीवान जी को देखता है। दीवान जी कहते हैं, देव बच्चे यह कोई बड़ी साजिश है राज के खिलाफ। अब तुम अपने स्तर पर पता करने की कोशिश करो। उसने जो तुम्हें मोबाइल नंबर दिया है उसकी लोकेशन, कॉल डिटेल्स और सिम किसके नाम से है पता करो बच्चे। और इस बात की खबर राज को या किसी को भी नहीं होनी चाहिए। देव परेशान होकर कहता है, पापा यह तो शॉकिंग न्यूज़ है। लगता है तभी उस लड़की ने अपना फ़ोन बंद कर रखा है। यदि यह कोई साजिश है तो फिर तो उसे रात से हर मोमेंट की खबर होगी पापा। दीवान जी कहते हैं, हो सकता है बच्चे, अन्नी और उसकी फैमिली के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, अपने आप को सेफ रखकर इस केस की छानबीन करो और अपने सबसे विश्वपात्र पुलिस ऑफिसर को लगा दो आज से ही इस केस पर। देव कहते हैं, पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अभी तो सेजल को लेकर आ जाऊं, फिर पांडे और अहमद से मिलकर बात करता हूं। दीवान जी कहते हैं, हाँ बच्चे ये ठीक रहेगा। निशु तुम अंजलि को लेकर ऑफिस निकलो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। निशांत कहता है, जी पापा। एक बार ऑफिस जाऊँगा फिर अंजू के साथ ग्रीन वैली साइड पर जाऊँगा। आप ऑफिस का देख लेना। दीवान जी कहते हैं, ठीक है बेटा। देव को देख कर देव परेशान मत होना और राज का ध्यान रखना। इतने में ही अंजलि आती है और देव के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बैठते हुए कहती है, भाई भाभी को ले आइए, मन नहीं लग रहा। कल डिनर पर अधूरा अधूरा लगा उनके बिना। देव मुस्कुरा कर कहता है, जा रहा हूँ बच्चा, और तू अपने आप को देख, कैसा चेहरा हो रहा है, फीका फीका। अंजू बच्चे तेरा चुलबुलापन और निशु के साथ तेरी नौटंकी इस घर का सुकून है। मुझे तो अपने हंसी खेलती अंजू चाहिए। अंजलि देव के कंधे पर अपना सर रख कर कहती है, भाई हम ठीक हैं और इस प्रोजेक्ट से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारे फाइनल सेमेस्टर में भी हमें मदद मिलेगी। देव कहते हैं, अरे हाँ जी, कब से स्टार्ट है बच्चा तेरे फाइनल पेपर। अंजलि कहती है, भाई अगले महीने के फर्स्ट वीक में शुरू होंगे। डेट शीट आने वाली है, फिर आपको बताऊंगी। देव मुस्कुरा कर कहते हैं, चल ठीक है, आज शाम को सब डिनर पर चलते हैं। मैं राज और शीतल को भी बोल दूंगा। अंजलि खुश होकर कहती है, भाई शीतल इज सो स्वीट। राज भाई के साथ उनका रिश्ता पक्का हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई जब चाची ने बताया दोनों की जोड़ी A1 रहेगी, बिल्कुल आपकी और भाभी की तरह। निशांत नौटंकी करते हुए कहता है, चल चल जल्दी रेडी होकर आ, हमें साइड पर रोशनी जी के साथ जाना है। अंजलि शांत होकर कहती है, निशु मैं ऑफिस चली जाती हूँ, तुम मैम के साथ चला जा। निशांत कहता है, मुझसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर वाले फ्लोर पर आज से इंटीरियर डिजाइनर काम शुरू करेंगी तो तेरा होना बनता है। हो सकता है तुझे आज पूरा दिन वहीं लग जाए। जाकर पास रेडी हो जा। अंजलि उठकर कहती है, जा रही हूँ, और यदि तू मुझे रेडी नहीं मिला तो गाड़ी लेकर निकल जाऊंगी, फिर तू कैब लेकर आ जाना। इतना कहकर डाइनिंग से गाड़ी की चाबी उठाती है और ऊपर अपने कमरे में दौड़ जाती है। देव मुस्कुराते हुए कहते हैं, लव यू बच्चा, शाम को जल्दी आना। निशांत कहता है, भाई आपने और पापा ने कुछ ज़्यादा ही नहीं चढ़ा लिया। इसे देखो कैसे कर गई, छोड़कर चली जाएगी। देव हंसते हुए कहते हैं, जाकर तैयार हो जा, भरोसा नहीं है उस पर, और तेरे साथ तो कुछ भी कर सकती है। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं और खिला कर हंसते हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अग्रवाल मेंशन में अनिकेत जी कहते हैं, सरला मैंने गुरुजी से बात कर ली है। बुधवार को सगाई और शुक्रवार को 10 बजे का टाइम दिया है पूजा का। राज बेटा तुम देख लेना अपनी लीव का
राज कहता है, पापा मेरा भी 15 दिन यही शेड्यूल रहेगा, मैं मॉर्निंग में फ्री हूँ। अनिकेत कहते हैं, फिर ठीक है, मैं शेखर जी और दीनी को कॉल कर बता देता हूँ। सरला, आपका कल का प्रोग्राम क्या है? सरला जी कहती हैं, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, सुबह शीतल का स्कूल है, शाम को राज नहीं होगा, फिर कैसे बैठेंगे? नानी जी कहती हैं, राज का आना जाना जरूरी है, तुम और नीलमा पसंद कर लेना, फिर शीतल के परिवार वाले होंगे, उसकी ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है। अनिकेत गंभीर होकर कहते हैं, माँ जी, राज की ड्यूटी के साथ साथ उसका वहाँ होना भी ज़रूरी है। राज, बोलो बेटा, कैसे मैनेज करोगे? राज सबको देख कर कहता है, पापा मैं 1 घंटे के लिए फ्री होकर शाम को आ सकता हूँ। नहीं तो मम्मा आप शीतल से बात कर लो, यदि 1 दिन का लीव लेती है तो सुबह मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, गुड। सरला, क्या बोलती हो? सरला राज को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, राज अभी तो शीतल स्कूल में होगी, तू एक बार फ़ोन लगा उसे पूछ कर के लिए। राज हड़बड़ाते हुए कहता है, मम्मा प्लीज़ आप बात कर लीजिए, मैं फ़ोन लगा कर देता हूँ। इतना कहकर फ़ोन लगाता है कि अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम गार्डन में जाकर बात करो और हमें बताओ। नीलमा बेटे, जब उसकी चॉइस का लेना है, मैं चेतन जी और अशोक जी से बात कर लूँगा। सरला जी कहती हैं, नीलमा तुम खुद भी शीतल की पसंद के बारे में पूछ लो, वह क्या पहनना पसंद करेगी। अनिकेत को देखकर कहती हैं, सुनिए, मैं सोच रही थी कि पूजा के लिए भी राज और शीतल के कपड़े रेडी करवा दें, वो हमारे यहाँ का पहनेगी तो अच्छा रहेगा। यह पूजा वैसे भी उन दोनों के खुशहाल जीवन के लिए है, तो मेरे हिसाब से उसे अपने ससुराल के कपड़े पहनने चाहिए। बाकी आप सबको जो उचित हो वह बताइए। अनिकेत खुश होकर कहते हैं, सरला तुमने मेरे मन की बात कह दी। नीलमा बेटे, तुम्हारा क्या कहना है? नीलमा कहती है, पापा मम्मी का आइडिया परफेक्ट है, शीतल अब इस घर की बहू है और उसकी यह पहली पूजा है, वो भी राज भैया के लिए, तो हमें भी यही सही लगता है। सरला जी कहती हैं, फिर ठीक है, आज दोपहर में कुशा के स्कूल से आने के बाद रेस्ट करके सीधा मेरे पास आ जाना। एक लिस्ट तैयार कर लो, क्या क्या लेना है। बार बार मैं मार्केट का चक्कर नहीं लगाऊंगी, मेरे पैरों में तकलीफ बढ़ जाती है। नानी जी कहती हैं, 2 महीने की बात है, तेरी तो बहुएं आ जाएंगी, आराम से सेवा कराना। अनिकेत जी कहते हैं, माँ जी, बहुएं नहीं हैं, मेरी बेटियां हैं दोनों, और अपनी सरला की सेवा के लिए उनका यहाँ पति बहुत है। मेरी बेटियों को उनकी लाइफ एंजॉय करने दीजिए, क्यों सरला? सरला फिर कहती हैं, बिल्कुल। राज, तुम गए नहीं अभी तक, जल्दी बताओ, फिर आगे का प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। राज एक नज़र नीलमा को देखकर कहता है, भाभी आप चलिए ना मेरे साथ। नीलमा मुस्कुराकर अनिकेत की तरफ देखती है। अनिकेत जाने का कहते हैं। नीलमा राज के साथ गार्डन में जाकर झूले पर बैठकर हंसते हुए कहती है, भैया लड़के तो अकेले में बात करने का मौका ढूंढते हैं और आप हमें ले आए। राज हल्की मुस्कान चेहरे पर लिए कहता है, भाभी प्लीज यह लीजिए, आप बात करिए। नीलमा कहती है, नहीं, पहले आप कॉल लगाकर बात करिए, उसके बाद ही मैं बात करूंगी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। राज शीतल को फ़ोन लगाता है। शीतल अपना पीरियड लेकर स्टॉप रूम की तरफ जा रही थी। मोबाइल की रिंग बजते ही अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखती है। राज अग्रवाल कॉलिंग देखकर मन में सोचती है, यह हमें क्यों फ़ोन कर रहे हैं। शीतल बेटा जल्दी से फ़ोन उठा ले, नहीं तो सुबह सुबह ही हमारी क्लास लगा देंगे। फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो। राज कहते हैं, फ्री हो तो 2 मिनट बात कर सकता हूँ। शीतल कहती है, जी कहिए। राज कहते हैं, कल की लीव ले सकती हो। शीतल हैरानी से कहती है, आपको कुछ? राज बीच में ही कहते हैं, मम्मा ने कहा है सगाई की शॉपिंग पर जाना है, इसलिए, वरना मैं कॉल नहीं करता। शीतल शांत होकर कहती है, ओके, तो हम इस बारे में माँ से बात कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। राज हल्के गुस्से से कहता है, यह कैसा तरीका है बात करने का? मैंने पूछा है तो सीधे सीधे मुझे जवाब दो। शीतल कहती है, अभी आपने ही तो कहा माँ ने पूछा है, इसलिए। नहीं तो आप तो हमें कॉल नहीं करते।
राज थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, अभी कौन बात कर रहा है तुमसे, जल्दी बताओ। मुझे आर्गुमेंट पसंद नहीं है, शीतल कहती है, मैं लीव ले लूँगी। राज बेपरवाही से कहता है, 4 शब्द पहले ही बोल देती, फालतू बच्चों का टाइम वेस्ट कर रही हो। भाभी आ रही हैं, जल्दी से बात करो, फिर अपनी क्लास में जाओ। शीतल कहती है, यार यह तो सुबह सुबह फुल ऑन एटीट्यूड मोड में है। कान्हा जी आपको यही मिले थे हमारे दिल के तार जोड़ने के लिए। इतने में ही नीलिमा की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है और कहती है, गुड मॉर्निंग देवरानी जी। शीतल मुस्कुराते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हैं आप? कुशा स्कूल गई? नीलिमा कहती हैं, हाँ जी, तुम्हारी डॉल गई। यह बताओ कल का प्रोग्राम कैसे करें? वो भैया 3 बजे ड्यूटी जाएंगे, तुम 2 बजे आओगी। शीतल कहती हैं, भाभी हम कल के लिए लीव ले लेंगे। नीलिमा खुश होकर कहती है, वाह, फिर तो कल का पूरा दिन तुम्हारे साथ शॉपिंग। वैसे यह बताओ, कुछ सोचा है सगाई के लिए, मतलब ड्रेस, रिंग और भी कुछ स्पेशल? शीतल कहती है, भाभी आप उनसे ही पूछ लीजिए। नीलिमा शरारत से कहती हैं, जी आपकी वो हमारे पास ही बैठे हैं, रुकिए हम फ़ोन स्पीकर पर डालते हैं। भैया बताइए हमारी देवरानी को। राज कहते हैं, क्या भाभी, यह आप डिसाइड कीजिए, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कल जाकर सामने से देखेंगे तो फाइनल कर लेंगे। नीलिमा मुस्कुरा कर कहती हैं, शीतल तुम क्या कहती हो? शीतल शांत स्वर में कहती है, भाभी ये सही कह रहे हैं, कल जाकर देख लेंगे, आप हमें टाइम बता दीजिएगा, हम वर्षा के साथ आ जाएंगे। नीलिमा कहती हैं, भैया लेने आ जाएंगे तुम्हें, तुम 11 बजे तक रेडी रहना। लो भैया से बात कर लो, हम चलते हैं। इतना कहकर उठकर चली जाती हैं। राज कहते हैं, बात हो गई पूरी, अब जाकर अपनी क्लास संभालो। शीतल धीरे से कहती है, बाय। राज कहते हैं, हाँ जाओ। इतना कहकर फ़ोन रख देता है और अंदर आकर मम्मा को कल की लीव ले लेंगी। अनिकेत कहते हैं, ठीक है, तुम शीतल को लेकर डायरेक्ट शॉप पर पहुंच जाना, सरला नीलिमा भरत के साथ आ जाएंगी। राज कहते हैं, ठीक है पापा। इतना कहकर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ देव सेजल को लेकर घर आ जाता है। दोनों लंच करके आते हैं। अपने रूम में आकर देव सेजल को अपनी बाहों में लेकर, सेज यार, अब तो आपके बिना एक रात रहना भी मुश्किल है, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। सेजल देव के दोनों हाथों को पकड़कर चूमते हुए, देव हमें भी कल ऐसा ही फील हुआ, जिस घर में हमने इतने साल गुजारे वहाँ कल हमें नींद ही नहीं आई, ऐसा लगा आपके पास जल्द से जल्द आ जाएं। देव उसकी साड़ी की पिन खोलकर, जान जब दोनों का ही एक जैसा हाल है तो अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। हंसते हुए, आप जब भी मम्मी पापा के पास जाओगे मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। सेजल साड़ी को खोलकर साइड में डालती है और हंसते हुए, पक्का देव, अब हम भी आपके बिना नहीं रह सकते। चलिए पहले आप फ्रेश होकर आइए और थोड़ी देर सो लीजिए, रात भर के परेशान हो रहे हैं। देव उसका हाथ पकड़कर, पहले आप चेंज कर लीजिए, नाइटी देकर इसे पहन लीजिए। सेजल, अभी हम यह नहीं पहन सकते। देव, हम पक्का आज रात को पहन लेंगे। देव उसके कंधे पर अपने होंठ रख कर कहता है, जान प्लीज मेरे लिए मुझे कुछ सुकून के पल अपने साथ बिताने दीजिए। सेजल शरारत से कहती है, हमारी नाइटी पहनने से आपको सुकून मिल जाएगा। देव उसकी गर्दन को चूमते हुए, आप यदि खुद शरारत के मूड में हैं तो फिर मैं पक्का नहीं छोड़ने वाला, जल्दी चाहिए, मुझे 5 बजे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। फिर हम सब आज डिनर पर बाहर चलेंगे, तो वर्षा और शीतल को बोल देना मैंने राज को भी फ़ोन कर दिया है, वह थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट ड्यूटी से आ जाएगा। सेजल मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है, हम जाते हैं। दोनों चेंज करके आते हैं। देव बेड पर लेटकर सेजल को अपनी बाहों में लेकर, सेज अंकल का फ़ोन पापा के पास आया था, बुधवार को सगाई है तो 1-2 दिन में बिजी रहूँगा, शरारत से आज का पूरा दिन और रात आपके लिए है, बताइए अब क्या मूड है? सेजल देव के सीने पर सर रखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अभी कुछ मूड नहीं है, बस आपके साथ आपकी बाहों में रहना चाहते हैं।
देव शरारत से उसके बालों को हटाकर उसकी गर्दन को चूमते हुए, बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग विद यू। सेजल देव की बाहों में कसकर आते हुए, हमारे लिए थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। आपकी आंखें देखिए क्यों लाल हो रही हैं। प्लीज़ देव। सेजल को कमर से पकड़कर रोल करते हुए उसे अपनी साइड में लेकर उसकी गर्दन पर अपने होठों को रखकर, ओके जान, आप कह रहे हो तो अभी छोड़ देता हूँ। रात को तुमसे दूर जाने का बहाना मत सोचना, क्योंकि इस बार मैं अपनी आपकी नहीं सुनूंगा। फिर थोड़ा सा ऊंची होकर देव के होठों को हल्के से छू लेती है और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डालकर, पक्का प्रॉमिस, आज की रात हम आपके लिए बेहद खास बनाएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। देव हैरानी से कहते हैं सेजल को देखकर। मतलब सेजल शरारत से अभी मतलब कैसे बताएं आपको, या आपके लिए सरप्राइज है। देव देव सीधे होकर अपनी बाहों में लेकर, अब तो आपके सरप्राइज का वेट रहेगा जान। चलिए सो जाइए थोड़ी देर, क्योंकि पूरी रात से आपको सोने नहीं दूंगा। धीरे से चेहरे पर कहता है और उसके होंठ चूम कर लव यू जान से सेजल मुस्कुराते हुए लव यू टू इतना कहकर देव के बालों से उंगली फिराते हुए थोड़ी देर में ही दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। इधर निशांत और अंजलि अपने ऑफिस से निकलते हैं। निशांत, अंजू, रोशनी जी को फ़ोन करो। अंजलि अपने फ़ोन से फ़ोन करती है कि रोशनी का फ़ोन निशांत के फ़ोन पर आ जाता है। निशांत फ़ोन उठाकर कहता है अंजू को देते हुए, लो बात करो। अंजू फ़ोन उठाकर, गुड आफ्टरनून मैम। अंजलि, रोशनी, अंजलि कहाँ है? आप दोनों, हम आपका वेट कर रहे हैं, फिर हमें साइट पर भी जाना है। वो मीनाक्षी अपनी टीम के साथ रेडी है। अंजलि, मैम हम 10 मिनट में ऑफिस पहुंच रहे हैं। रोशनी कहती है ओके कम सून वी आर वेटिंग। अंजलि, निशु, हमें पहले शर्मा कंस्ट्रक्शन चलना है। रोशनी, मैं मोही हमारा वेट कर रही हैं। निशांत कहते हैं ओके, गाड़ी स्पीड तेज कर देता है। थोड़ी देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। निशांत गाड़ी पार्किंग में लगा कर कहता है अंजू तुम ऊपर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अंजलि अपना बैग और मोबाइल लेते हुए कहती है चलना साथ में, ऐसा क्या काम पड़ गया? निशांत, अरे तू चल, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। अंजलि अपना बैग और मोबाइल लेकर कॉरिडोर में से होती हुई ऊपर आ जाती है। उसे वहीं बेला मिल जाती है। अंजलि मुस्कुराकर, बेला, रोशनी मैम कहाँ है? बेला मुस्कुराते हुए कहती है मैम, सर और मैम दोनों कैफेटेरिया में हैं, आप जाइए, आपका ही वेट कर रहे हैं। अंजलि मुस्कुरा कर कहती है ओके थैंक्स। इतना कहकर कैफेटेरिया में जाती है। डोर ओपन करती है कि सामने बैठे विनोद को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उसके कदम वहीं जम जाते हैं। विनोद भी एकटक अंजलि को देखता है। दोनों ही लगभग 20 दिन बाद एक दूसरे के सामने थे। रोशनी पीछे मुड़कर देखती है तो मुस्कुराकर विनोद का हाथ पकड़ते हुए कहती है अंजलि, आप रुक क्यों गई, आइए। अंजलि एकदम से होश में आकर कहती है जी मैम, गुड आफ्टरनून। रोशनी कहती है गुड आफ्टरनून मिस अंजलि। अंजलि आकर टेबल पर अपना लैपटॉप रख कर कहती विनोद को देखते हुए, गुड आफ्टरनून सर, आप ऐसे अचानक, आई मीन। विनोद मुस्कुराकर कहता है गुड आफ्टरनून मिस अंजलि, बस वहाँ का काम फिनिश हो गया तो आ गया। आप बैठिए, खड़ी क्यों हैं? अंजलि कहती है जी सर। रोशनी, क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? अंजलि, वी हैव जस्ट कम आउट विद लंच थैंक्स मैम। रोशनी, काफ़ी तो चलेगी, मिस्टर मित्तल कहाँ रह गए? अंजलि कहती है जी नीचे हैं, अभी आ रहे हैं। इतने में ही निशांत अंदर आता है। विनोद को देखकर दौड़कर उसे गले लगाते हुए कहता है क्या सरप्राइज दिया यार, बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। आई मिस यू विनोद। निशांत के गले लगकर कहता है मिस यू सो मच निशु। दोनों अलग होते हैं। निशांत विनोद के पास ही कुर्सी पर बैठकर, रोशनी जी सॉरी थोड़ा लेट हो गए, वो जयपुर वाले प्रोजेक्ट का टेंडर निकलने वाला है,
उस पर ही पापा से डिस्कशन कर रहा था। रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ओके। विनोद को देखकर, विनोद, मैं मिस्टर मित्तल के साथ दूसरी साइड पर जा रही हूँ, तुम अंजलि के साथ ग्रीन वैली चले जाओ। वैसे भी तुम्हें वो प्रोजेक्ट देखने की जल्दी है। निशांत कहता है, रोशनी जी, हम सबसे पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद हम वहीं से निकल जाएंगे। रोशनी कहती है, मिस्टर मित्तल, हमें रास्ते में कोर्ट होते हुए जाना है। हमारी जयपुर हाईवे वाली ज़मीन के पेपर एक बार दीपक सर चेक करना चाहते हैं। वह 2 बजे तक ही वहीं मिलेंगे। आपको कोई काम हो तो नो प्रॉब्लम, मैं अकेली चली जाऊंगी। निशांत मुस्कुरा कर कहता है, नो नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। और बताओ विनोद, वहाँ का काम पूरा हो गया? तुमने तो मुझे भी नहीं बताया यार। ऐसे अचानक विनोद कॉफ़ी पीते हुए कहता है, अंजलि को देकर सबको सरप्राइज देकर खुश करना चाहता था। अंजलि चुपचाप अपनी कॉफ़ी पीती है। निशांत अंजलि को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, विनोद से कैसी रही मीटिंग? हाउ इज सी? विनोद रोशनी की ओर देखता है। रोशनी उसे पलके झुकाकर हाँ करती है। विनोद हल्की मुस्कान से कहता है, मीटिंग अच्छी रही निशु, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। विनोद की बात सुनते ही अंजलि को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कॉफ़ी का कप टेबल पर रखकर एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ जल्दी से गेट खोल कर निकल जाती है। अंजलि को ऐसे देखकर विनोद का दिल बेचैन हो उठता है। रोशनी उसको देखकर कहती है, विनोद तुम अंजलि के साथ निकलो, हम तुमसे वहीं मिलेंगे। विनोद उठकर ओके कहकर अपना मोबाइल उठाकर गाड़ी की चाबी लेकर कैफेटेरिया से बाहर आता है। बेला को देखकर अंजलि कहता है, अंजलि कहाँ है? बेला, सर मैम बाथरूम की तरफ गई हैं। विनोद कहते हैं, ओके, वह आ जाएं तो उन्हें नीचे भेज देना, मैं गाड़ी में उनका वेट कर रहा हूं बोलकर लिफ्ट से सीधा नीचे पहुंच जाता है। इधर अंजलि वॉशरूम में जाकर नल चालू करती है और अपनी आंखों के आंसू अपनी रफ्तार पकड़ लेते हैं। वो रोते हुए, सर हम नहीं रह सकते आपके बिना, आई लव यू सो मच। लेकिन आपने तो उन्हें पसंद भी कर लिया। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजती है। विनोद का कॉल देखकर फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो विनोद, शांत स्वर में कहाँ हैं आप? मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। अंजलि अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, सर आ रहे हैं। अपने फेस को अच्छे से धोती है और बाहर आकर मुस्कुराते हुए कॉरिडोर से निकलती है कि बेला उसे रोक कर कहती है, मैम विनोद सर आपका नीचे वेट कर रहे हैं। अंजलि कहती है, बस जा रहे हैं। इतना कहकर जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ जाती है। विनोद गाड़ी में बैठा सामने से आती हुई अंजलि को देखकर बेचैन होते हुए मन में सोचता है, अभी भी नहीं बोलना तुम्हें, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रोकर आई हो। अंजू, किसका वेट कर रही हो बच्चा? प्लीज़ क्यों खुद को और मुझे तकलीफ़ दे रही हो? इतने में ही अंजलि आकर पीछे का डोर ओपन कर बैठ जाती है। अंजलि के ऐसा करने से विनोद हैरानी से कहते हैं, आप पीछे क्यों बैठी हैं, आगे आइए। अंजलि नजरें नीचे करके नम स्वर में कहती है, सर अब यह हमारा हक नहीं है, यह सीट आपकी समवन स्पेशल के लिए रिजर्व हो चुकी है। विनोद गुस्से से कहता एक नज़र अंजलि को देखता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। विनोद की खामोशी और बेरुखी से अंजलि की आंखें एक बार फिर बरसने लगती हैं। विनोद बैक मिरर से देखता है, अंजलि की आंखें बंद कर अपना सीट से टिका कर बैठी थी। अंजलि को ऐसे देखकर विनोद का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो मन में, यह लड़की क्या समझती है खुद को यार, अभी भी इसे अपने मन की करनी है। इतना सोचते ही विनोद का गुस्सा बढ़ने लगता है और उसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। अंजलि आंखें खोलकर कहती है, सर प्लीज़ आराम से चलाइए। विनोद एक नज़र अंजलि को देखता है और बिना जवाब दिए गाड़ी चलाता है। अंजलि अपने हाथ से आगे की सीट पकड़ लेती है कि उसकी अंगुलियां अचानक से विनोद की गर्दन को छू जाती हैं। अंजलि के स्पर्श से ही विनोद की आंखों में नमी आ जाती है। वह एक नज़र अंजलि को देखता है।
जो अपने एक हाथ से अपनी आंखों की नमी को बड़ी सफाई से साफ कर रही थी। विनोद मन में कहता है, जितनी बेचैनी और तड़प है तुम्हारी आंखों में ना, उससे भी ज़्यादा मेरे लिए प्यार इनमें। लेकिन क्यों तुम्हारी जुबान खामोश है? प्लीज़ अंजू यार, आज सुन लो अपने अपने मन की बात। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। ये आज तुमने मुझसे अपने दिल की बात नहीं कही तो गॉड प्रॉमिस, मैं इंडिया कभी नहीं आऊँगा, तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। अंजू प्लीज से समथिंग। सामने ही ग्रीन वैली का बोर्ड दिखाई देता है। विनोद झटके से गाड़ी का ब्रेक लगाता है। अंजलि अपनी बंद आंखों से ही विनोद की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। विनोद गाड़ी पार्क कर में कहता है, मिस अंजलि हम पहुंच गए, लीव मी। अंजलि हड़बड़ाकर आंखें खोलती है और झट से विनोद की शर्ट छोड़कर अपना बैग लेकर बाहर आती है। दोनों लिफ्ट से होकर सेकंड फ्लोर पर आते हैं। अंजलि शांत होकर कहती है, सर आप यहाँ देख लीजिए, हम मीनाक्षी के पास जा रहे हैं। इतना कहकर विनोद का जवाब सुने बिना ही ऊपर चली जाती है। अंजलि के बिहेवियर से विनोद का गुस्सा बढ़ने लगता है। उसका मन भी किसी चीज को देखने का नहीं करता। अंजलि को ऐसे देखकर उसके मन भी तूफान उठ रहा था। वो भी कुछ देर बाद ऊपर जाता है और देखता है वहाँ मीनाक्षी अपनी टीम मेंबर के साथ काम कर रही थी। मीनाक्षी को देखकर कहता है, वो अंजलि जी आई थी यहाँ क्या? मीनाक्षी मुस्कुरा कर कहती है, आप विनोद सर है ना? विनोद शांत स्वर में कहता है, जी आप। मीनाक्षी सर, मैं इंटीरियर हैंड मीनाक्षी अंजलि जी के साथ काम करती हूँ। विनोद मुस्कुराते हुए कहता है, नाइस टू मीट आप बताएंगे अंजलि मीनाक्षी सर को ऊपर गई है। विनोद थैंक्स। वो ऊपर जाकर देखता है तो उसकी सांसें एक पल को थम जाती हैं। अंजलि गहरी सोच में डूबी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे होश भी नहीं था कि जिस पॉइंट पर वह खड़ी है वह रेलिंग नहीं है। विनोद दौड़कर उसका हाथ पकड़कर कहता है, अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए गुस्से से कहता है, दिमाग खराब है तुम्हारा, होश में नहीं हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि इस एरिया में अभी रेलिंग वर्क नहीं हुआ है और तुम ऐसे? अंजलि अपने दोनों हाथों से विनोद की टी शर्ट को पकड़कर कहती है, उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। विनोद को एहसास होता है कि उसने क्या किया। वो उसके कंधे को पकड़कर अपने से अलग करके कहता है, सॉरी, वो आपको ऐसे देखा तो मेरी जान निकल आई। आई एम सो सॉरी। उसकी नज़र जैसे ही अंजलि के गाल पर पड़ती है, जो कि थप्पड़ मारने के कारण लाल हो गया था, वो तड़प उठता है। विनोद को अंजलि का रोना और उसका लाल गाल और बेचैन कर देता है। वह अंजलि को झटके से छोड़कर अपना हाथ दीवार पर मारता है। अंजलि दौड़कर विनोद के हाथ को पकड़ कर रोते हुए कहती है, सर यह क्या कर रहे हैं आप? क्यों अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं? हमारी गलती थी, हमें ध्यान से रखना था, सॉरी। इतना कहकर रोने लगती है। विनोद अंजलि को रोते देखकर बेचैन होते हुए, चुप हो जाओ अंजू, प्लीज़ रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये तुम्हारी परेशानी की वजह मैं हूँ तो ठीक है। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही मैं हमेशा के लिए फ्रांस शिफ्ट हो जाऊँगा। बस तुम खुश रहो। अंजलि को देखकर नीचे आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अंजलि का हाथ छुड़ाकर पीछे मुड़ता है और अपने कदम बढ़ाता हुआ कि अंजलि दौड़कर उसका हाथ पकड़ती है और विनोद मुड़कर अंजलि के सामने देखता है तो अंजलि विनोद की शर्ट को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहती है, सर हमें आपके साथ शादी करनी है। बोलिए, करेंगे हमारे साथ शादी? विनोद की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। वो अंजलि को एकटक देखता है। अंजलि उसको खींचकर अपनी तरफ करती है, जिससे दोनों के चेहरे एकदम से करीब आ जाते हैं। अंजलि विनोद की आंखों में एकटक देखकर कहती है, बोलिए सर, शादी करेंगे हमसे? विनोद उसको खींचकर अपने गले से लगाकर नम स्वर में कहता है, कितना इंतजार करवाया तुमने अंजू, इस लम्हे के लिए तरस गया था बच्चा। आई लव यू सो मच। अंजलि विनोद के सीने से लगकर रोते हुए कहती है, आई लव यू सो मच। हमें जल्दी से
आपसे शादी करनी है। आप अभी अंकल को फ़ोन करके मना कर दीजिए। ये आपने उस लड़की के लिए हाँ कहा तो फिर देख लेना आपकी एंग्री बर्ड क्या करती है। अंजलि की बातों से विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अंजलि को गले लगाकर शांत स्वर में कहता है, अंजू मैं तो किसी लड़की से मिला ही नहीं। यह तो दी और पापा का प्लान था। उन्हें तुम्हारी फीलिंग बाहर लानी थी, इसलिए उन्होंने यह सब किया। अंजलि विनोद से अलग होकर कहती है। उसको देखकर आश्चर्य से कहती है, व्हाट बे, आप क्या कह रहे हैं सर? उन्हें हमारे बारे में कैसे पता? मतलब विनोद अंजलि का चेहरा अपने हाथों में लेकर गंभीर स्वर में कहता है, सबको दिखता था अंजू मेरे, लेकिन तुम्हें ही बहुत लेट एहसास हुआ। बच्चा तुमने बहुत देर लगा दी। तुम्हें क्या लगता है निशु तुम्हें स्टेशन क्यों लाया था? उस रात कांग्रेस में मीटिंग रूम में सब एक एक कर बाहर जाना चाह रहे थे। हमें क्यों अकेला छोड़ा था? फिर भी तुम नहीं समझे। तब दी ने पापा के साथ यह प्लान बनाया। अंजलि कहती है, सर वो विनोद शरारत से कहता है, अभी तो इतने डेटिंग दिखाई, सीधा बेचारे को शादी की धमकी दे डाली। अब आवाज़ नहीं निकल रही है। ऐसा लंप कॉन्फ्रेंस तो पहली बार देखा। अंजलि अपने आप को विनोद से छुड़ाते हुए, सर नीचे चलिए, जिस काम के लिए आए थे वह कर लें। विनोद उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरा काम हो गया अंजू, अभी तो प्यार का इजहार हुआ है और तुम्हें जाने की पड़ी है। शांत होकर उसको गले से लगाकर कहता है, अंजू इन पलों के लिए कब से तरसा हूँ। पहली बार जब तुम मुझसे टकराई थी तब से ही यह दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। लेकिन उस रात जो हुआ। पूरा पाठ सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शुरू हो चुका है अंजलि और विनोद का प्यार। आगे देखिए क्या होता है। और दोस्तों कहानी पसंद आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको फर्स्ट पार्ट से सुनना है, तो हम प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में पार्ट डाल देंगे। और हमारा साथ देने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।